Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 1st December 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about livestock farming in India. And this topic is important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view. It is also helpful for GS paper 5 Assam issues paper. सो ब्रीफली एक बार ज़रा समझ लेते हैं व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन अ लाइव स्टॉक कैटल एंड पोल्ट्री. सो देखिए, कैटल्स होते हैं काऊ और उससे रिलेटेड जो एनिमल्स होते हैं. सो काऊ एंड रिलेटेड फैमिली एनिमल्स लाइक बुल एंड स्टीयर्स आर पार्ट ऑफ द कैटल ग्रुप. जबकि लाइव स्टॉक इंक्लूड्स ऑल दोज एनिमल्स दैट आर रियर्ड फॉर मिल्क एंड मीट और फॉर स्पोर्ट्स. तो लाइव स्टॉक इज़ अ ब्रॉडर टर्म. लाइव स्टॉक के अंदर कैटल, बुफेलो, शीप्स या हॉर्सेस सब आ जाते हैं. तो कैटल एक स्पेसिफिक टर्म है दैट इज एसोसिएटेड विद काऊ एंड इट्स रिलेटेड फैमिली, जबकि लाइव स्टॉक इज अ ब्रॉडर टर्म विच इंक्लूड्स कैटल एज वेल एज अदर एनिमल्स एज वेल रियर्ड फॉर मिल्क एंड मीट. उसके अलावा होते हैं पोल्ट्री. पोल्ट्री इज बेसिकली एसोसिएटेड विथ बर्ड्स दैट आर रेज्ड फॉर कॉमर्शियल और डोमेस्टिक यूज for the purpose of generating meat, eggs and feathers. अब अगर बात की जाए इम्पोर्टेंस ऑफ लाइव स्टॉक सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी की, तो आपको पता चलेगा कि इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंडियन इकोनॉमी. फॉर एग्जाम्पल, मोर देन 2 करोड़ पीपल डिपेंड डायरेक्टली ऑन लाइव स्टॉक फॉर देयर लाइवलीहुड. इट मेनली कॉन्ट्रीब्यूट्स टू रूरल इकोनॉमी वेयर लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री प्रोवाइड्स लाइवलीहुड टू अबाउट 2/3 ऑफ द रूरल कम्युनिटी. लाइव स्टॉक पे अगर कभी सवाल आ जाए तो कुछ डेटा अगर आपको याद रहे तो इट इज़ ऑलवेज हेल्पफुल. फॉर एग्जांपल, लाइव स्टॉक सेक्टर कंट्रीब्यूट्स 4.11% ऑफ द जीडीपी एंड ओवरऑल जितना भी एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ में कंट्रीब्यूशन आता है उसका 25% कंट्रीब्यूशन लाइव स्टॉक सेक्टर से आता है. तो ओवरऑल जीडीपी में लगभग 4% के आसपास कंट्रीब्यूशन है. और अगर एग्रीकल्चर की बात की जाए तो एग्रीकल्चर का लगभग 25% कंट्रीब्यूशन लाइव स्टॉक सेक्टर से आता है. अब अगर इंडिया के अंदर लाइव स्टॉक की बात की जाए तो इंडिया के अंदर वी हैव हाईएस्ट लाइव स्टॉक इन आवर कंट्री. वी आर फर्स्ट इन ओवरऑल बुफेलो पॉपुलेशन, सेकंड इन द पॉपुलेशन ऑफ गोट, वी आर सेकंड लार्जेस्ट पोल्ट्री मार्केट, वी आर सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फिश एंड सेकंड लार्जेस्ट एक्वाकल्चर नेशन इन द वर्ल्ड. ये सारे डेटा मैं दे रहा हूँ एज पर 20th लाइव स्टॉक सेंसस. देखिए, जैसे इंसानों की जनगणना होती है वैसे ही लाइव स्टॉक सेंसस भी होती है हमारे देश में हर 5 साल में. इसको शुरू किया गया था 1919 में और तब से लेकर के हर 5 साल पे लाइव स्टॉक सेंसस कराई जा रही है. तो पिछला लाइव स्टॉक सेंसस कराया गया था 2019 में और फिर अगला लाइव स्टॉक सेंसस 2024 में कराया जाएगा. तो 20वां लाइव स्टॉक सेंसस इज़ द रिसेंट वन, 20th लाइव स्टॉक सेंसस. और उसके हिसाब से वी आर फर्स्ट इन buffalo, second in overall cattle, third in sheep, second in goats. तो कुछ मोटे मोटे हाईलाइटिंग पॉइंट्स याद रखेंगे अगर आप, तो इट विल हेल्प यू इन राइटिंग अ गुड आंसर ऑन लाइव स्टॉक एंड कैटल्स. 20वें लाइव स्टॉक सेंसस की अगर बात की जाए तो इट इज़ बीइंग कंडक्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल एंड हस्बेंड्री एंड डेयरिंग एंड इट हैज़ रिलीज्ड इट्स report 20th livestock census in 2019 itself. The total livestock population in our country is about 535 million, which is showing an increase of 4.6% over the census that was conducted last. तो 2012 में सेंसस हुआ, फिर 2007 में हुआ, फिर 12 में हुआ, फिर 19 में हुआ. तो तीनों ही बार आप देखिए लाइव स्टॉक की पॉपुलेशन लगातार हमारे देश में बढ़ी है. बात की जाए अगर स्टेट वाइज परफॉर्मेंस की, तो उत्तर प्रदेश टॉप्स इन द नंबर ऑफ ओवरऑल लाइव स्टॉक. ये देखिए, लाइव स्टॉक पॉपुलेशन सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश है. असम इज़ नॉट इवन इन टॉप 10, तो ये एक चिंता का विषय है. लेकिन अगर पिग पॉपुलेशन की बात की जाए तो असम के यहाँ पे पिग पॉपुलेशन इज हाईएस्ट. लेकिन ओवरऑल अगर लाइव स्टॉक की बात की जाए तो असम इज़ नॉट इवन इन टॉप 10 एज पर लाइव स्टॉक सेंसस 28th. अगर सिर्फ कैटल पॉपुलेशन की बात की जाए ओवरऑल लाइव स्टॉक में सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश. सिर्फ कैटल की बात की जाए
कैटल का मतलब आप समझ चुके, काऊ एंड रिलेटेड एनिमल्स, तो उसमें वेस्ट बंगाल सबसे ऊपर है और कैटल में आसाम 8वें नंबर पे आता है। और वहीं अगर पोल्ट्री की बात की जाए तो तमिलनाडु इज एट द टॉप, आसाम इज एट नंबर 7। आसाम के कॉन्टेक्स्ट में अगर लाइफ स्टॉक की बात की जाए तो लाइफ स्टॉक इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर एग्रीकल्चर सिस्टम। यहाँ पे मिक्स्ड फार्मिंग काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस होती है, तो छोटे छोटे जो परिवार हैं जो एग्रीकल्चर भी करते हैं और साथ ही साथ थोड़े बहुत लाइफ स्टॉक फार्मिंग में भी इंगेज होते हैं। हमारे यहाँ बस प्रॉब्लम यही है कि लाइफ स्टॉक फार्मिंग डोमेस्टिकेटेड या हाउस होल्ड लेवल पे किया जाता है, उसको इंडस्ट्रियलाइज्ड लेवल पे या कॉमर्शियल लेवल पे ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किया जाता, और इसीलिए ये बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन नहीं हो पाता है और इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इनकम जनरेट नहीं कर पाता है, एडिशनल इनकम जनरेट नहीं कर पाता है फार्मर्स फैमिली के लिए। तो हमारे यहाँ पे बेसिकली इंडिजिनस कैटल, बुफेलो, पिग, गोट या चिकन्स पे फोकस किया जाता है। लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन ऑफ आसाम अकॉर्डिंग टू 2019 सेंसस इज एट 18 मिलियन विच इज़ अबाउट 3.36% ऑफ ओवरऑल लाइफ स्टॉक अवेलेबल इन इंडिया। कुछ डेटा याद रखिए जीएस पेपर 5 आसाम वाले टॉपिक के लिए। डायरेक्ट अगर सवाल नहीं भी आया, मान लीजिए एग्रीकल्चर पे सवाल आया, जिस पे तो आता ही है, तो एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ बोल करके आप लाइफ स्टॉक के कुछ डेटा डाल सकते हैं। मेन एरिया ऑफ कंसर्न इन लाइफ स्टॉक सेक्टर इज़ गैप इन डिमांड एंड सप्लाई। तो हमारे यहाँ पे लाइफ स्टॉक की पॉपुलेशन ठीक ठाक सी है, रेयरिंग भी की जाती है अच्छे खासी, लेकिन अभी भी जो हमारी जितनी डिमांड है वो पूरी नहीं हो पा रही है। यानी कि जो हमारा इंडिजिनस आसाम बेस्ड स्टेट लेवल सप्लाई है वो आसाम के डिमांड को पूरा नहीं कर पाता है। फॉर एग्जांपल मिल्क रिक्वायरमेंट की अगर बात की जाए तो आसाम की मिल्क रिक्वायरमेंट है लगभग 2588 मिलियन लीटर्स, बट अवेलेबिलिटी इज़ ओनली 970 मिलियन लीटर्स। अगर एग की बात की जाए तो आज भी हमारे स्टेट आसाम में एग इंपोर्ट किया जाता है फ्रॉम स्टेट्स लाइक आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। अगर अवेलेबिलिटी ऑफ एग्स की बात की जाती है तो इट इज़ वेरी लेस। फॉर एग्जांपल अवेलेबिलिटी ऑफ एग्स पर पर्सन इन आसाम इज़ 15 पर पर्सन पर ईयर, जबकि आज पर नेशनल न्यूट्रिशन इंस्टीट्यूट अवेलेबिलिटी ऑफ एग्स शुड बी 180 एग्स पर पर्सन पर ईयर। तो अवेलेबिलिटी जो होनी चाहिए और जो असल में है उसमें काफ़ी ज़्यादा गैप है। और इसके अलावा एक तो हमारी सप्लाई हमारे डिमांड के हिसाब से नहीं है, और दूसरा प्रॉब्लम है कि असम के अंदर एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड देखा जा रहा है। जैसे कि आपने देखा इंडिया भर में एक इंक्रीजिंग ट्रेंड था लाइफ स्टॉक को लेकर के, लेकिन असम के अंदर एक्सेप्ट फॉर कैटल एंड पिग फॉर ऑल अदर स्पीसीज डोमेस्टिकेटेड एनिमल पॉपुलेशन हैज़ बीन इन डिक्लाइन, दे हैव शोन अ नेगेटिव ट्रेंड। ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है। गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं लाइफ स्टॉक सेक्टर को प्रमोट करने के लिए या स्ट्रेंथन करने के लिए? तो असम मिल्क मीट एंड एग मिशन सोसाइटी शुरू किया गया है अंडर चीफ मिनिस्टर समग्र ग्राम उन्नयन योजना। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड तो है ही है, जो नाबार्ड द्वारा सेट किया गया एक फंड है जिसमें रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने पे फोकस किया जाता है, जिससे पोल्ट्री और लाइफ सेक्टर को स्ट्रेंथन किया जाए। अपार्ट स्कीम है असम प्रोजेक्ट ऑन एग्री बिजनेस एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन स्कीम। इट इज़ अ वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट। इस अपार्ट स्कीम के अंतर्गत एक कंपोनेंट चलाया जा रहा है पॉर्क वैल्यू चेन एंड मिल्क वैल्यू चेन कंपोनेंट, विच इज़ बेसिकली फोकसिंग ऑन स्ट्रेंथनिंग ऑफ लाइफ स्टॉक सेक्टर इन असम। और क्या किया जा सकता है लाइफ स्टॉक सेक्टर को स्ट्रेंथन करने के लिए? तो जैसे कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए एमएसपी स्कीम है, वैसे ही लाइफ स्टॉक सेक्टर के लिए एक बाई बैक स्कीम लाया जा सकता है, जिसमें गवर्नमेंट एजेंसी जो है लाइफ स्टॉक प्रोड्यूस को खरीद करके एक्सपोर्ट कर सकती हैं टू द अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया या फिर आउटसाइड द कंट्री। तो ये बाई बैक स्कीम असम सरकार चला सकती है इन लाइन ऑफ एमएसपी फॉर लाइफ स्टॉक एंड पोल्ट्री इन असम। उसके अलावा जो हमारे स्टेट असम में टी स्टेट्स में कई सारा सरप्लस लैंड बचा हुआ है, मतलब टी स्टेट्स बड़े बड़े टी स्टेट्स बनाए हुए हैं बड़ी बड़ी कंपनियों ने, वहाँ पे बहुत सारा सरप्लस लैंड है। उस सरप्लस लैंड का इस्तेमाल किया जा सकता है फॉर लाइफ स्टॉक फार्मिंग। इस टॉपिक के बेसिस पे ये मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। जितना हमने डिस्कस किया उसके बेसिस पे ये सवाल आप आंसर कर सकते हैं। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन में बी आस्क्ड इन जीएस पेपर 5 असम इशूज़, और ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is about semi-automated offside technology, and this topic is important from our syllabus GS paper 3 science and technology point of view. देखिए, सबसे पहले इस आर्टिकल को समझने के लिए हमें समझना होगा द रूल ऑफ ऑफ साइड इन फुटबॉल।
तो वैसे तो आप में से कई सारे लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि ऑफ साइड रूल फुटबॉल में कैसा होता है। इस फिगर को देखेंगे बेहतर समझ आएगा। जैसे वाइट कलर के जो यूनिफॉर्म पहने खिलाड़ी हैं, इनके लिए गोल इस पोस्ट में करना है, गोल पोस्ट इस इधर है। अब ऑफ साइड रूल के मुताबिक जब ये खिलाड़ी बॉल को पास कर रहा था, when this player was passing the ball to his colleague और टीममेट, उस टाइम में जिसके पास भी बॉल गई है, जहाँ से वो गोल करने वाला है, ये इंसान ओपोनेंट टीम के सारे डिफेंडर से अगर आगे है, गोलकीपर को छोड़ करके, ऑफ कोर्स यहाँ तो गोलकीपर है, ये इंसान अगर ओपोनेंट टीम के सारे ही डिफेंडर से आगे खड़ा है, थोड़ा सा भी आगे, अगर उसका सर भी निकला हुआ है, पाँव भी निकला हुआ है, जिस टाइम में इसका जो टीममेट है इसको बॉल पास कर रहा था, तो फिर अगर इसके पास बॉल आ भी जाती है और ये बॉल को लेकर के गोल कर भी देता है, तब भी वो गोल काउंट नहीं होगा। बेसिकली दिस गोल विल बी कंसिडर्ड एज एन ऑफ साइड गोल विच विल नॉट बी काउंटेड। आई होप आपको बात समझ आ रही होगी कि जब बॉल पास की जाए, जिस मोमेंट पे बॉल पास हो रहा है, उस मोमेंट पे इस खिलाड़ी को डिफेंडर से थोड़ा पीछे रहना है। अगर वो सारे डिफेंडर से आगे है, उस केस में फिर ये गोल नहीं माना जाएगा। तो ऑफसाइड अकर्स व्हेन द ऑपोजिशन प्लेयर इज बिहाइंड द लास्ट डिफेंडिंग प्लेयर एट द पॉइंट व्हेन बॉल इज प्लेड फॉरवर्ड टू हिम। जैसे इस केस में ये येलो कलर के जो प्लेयर्स हैं, इनको गोल इधर करना है, यानी कि इनका अपोजिशन इधर। अब ये प्लेयर जब बॉल पास कर रहा है, उस टाइम में ये प्लेयर आप देखिए सारे डिफेंडर से आगे खड़ा है, तो अगर ये बॉल इसके पास आ भी जाती है और ये लेकर के गोल कर भी देता है, तब भी ये गोल नहीं गिना जाएगा। ऑफसाइड रूल को इसीलिए रखा गया है टू प्रिवेंट अटैकिंग प्लेयर्स फ्रॉम कैंपिंग इन फ्रंट ऑफ द ओपोनेंट गोल। अदरवाइज होगा क्या कि ये सारे जिन आकर के इधर खड़े हो जाएंगे, स्ट्राइकर्स इधर खड़े हो जाएंगे, सब कोशिश करेंगे कि यहाँ के खड़े हो जाओ, और फिर इधर से कोई लॉन्ग पास देने की कोशिश करेगा और सीधा यहाँ बॉल आएगा और लोग गोल कर देंगे। तो पूरा का पूरा जो खेल है वो बदल सकता है। अभी जिस तरह का खेल दिखता है फुटबॉल का, वो पूरी तरह से बदल जाएगा अगर ऑफसाइड का रूल हटा दिया जाए तो। नहीं तो सारे खिलाड़ी इधर वाले सब इधर आके खड़े होंगे, जिनको इधर गोल करना है, सब स्ट्राइकर इधर आके खड़े होंगे, और इधर के सारे स्ट्राइकर्स आकर के इधर खड़े होंगे, और सब कोशिश करेंगे कैसे भी बॉल मिल जाए और गोल कर दे। तो ये है ऑफसाइड का रूल, जिसको ले कारण जो फुटबॉल का खेल है वो ज़्यादा आप समझिए इंटरेस्टिंग बन जाता है, और उसके अलावा अलग ही होता खेल अगर ये ऑफसाइड का रूल नहीं होता। तो अब सारे खिलाड़ी पीछे रहते हैं, डिफेंडर्स का भी इंपॉर्टेंट रोल बना हुआ है बिकॉज ऑफ दिस ऑफसाइड रूल। लेकिन ऑफसाइड रूल को अप्लाई करना थोड़ा ट्रिकी है, क्योंकि ऑफसाइड रूल का क्या मतलब है कि एनी पार्ट ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग हेड, shoulders or feet of the attacking player, if it is behind the last defending player when the ball is played forward, then it is called offside। यानी कि ये इंसान, इसका थोड़ा भी सर भी बाहर है, पाँव बाहर है, और जब ये बॉल इसको मिलने वाली थी उस टाइम में, तो फिर वो उसको ऑफसाइड माना जाएगा। यानी कि ऑफसाइड के रूल को इम्प्लाई कर पाना काफ़ी कठिन है। जैसे क्रिकेट में कैसे होता है, LBW को फाइंड कर पाना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है अंपायर्स के लिए भी। तो ह्यूमन एरर के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है ऑफसाइड रूल के अंदर, और इस कारण से अब क्या किया गया है, फीफा वर्ल्ड कप जो चल रहा है वहाँ पे ऑफसाइड को फाइंड आउट करने के लिए फीफा ने नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना शुरू किया है, जिसका नाम है सेमी ऑटोमेटेड ऑफसाइड टेक्नोलॉजी, SAOT। इस सेमी ऑटोमेटेड ऑफसाइड टेक्नोलॉजी में क्या किया गया है, बेसिकली दो चीज़ें की गई हैं। बॉल के अंदर सेंसर लगाया गया है, तो जो फुटबॉल है उसके अंदर एक सेंसर इस तरह का लगाया गया है जो सस्पेंशन टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। मतलब वो सेंसर बीच में फुटबॉल के अंदर कोर एरिया में वो सस्पेंडेड रहेगा, हैंगिंग रहेगा, और जब भी कोई प्लेयर इसको टच करेगा तब वो सेंसर एक इन्फॉर्मेशन भेजेगा कि दिस बॉल हैज़ बिन टच्ड, एंड दैट टू एट ए वेरी फास्ट पेस, एकदम रियल टाइम में इन्फॉर्मेशन भेजेगा कि द बॉल हैज़ बिन टच्ड। और उसी एक तरफ तो सेंसर लगाया गया है बॉल के अंदर, और दूसरे तरफ फुटबॉल ग्राउंड के अराउंड 12 कैमरेज लगाए गए हैं, इस तरह के 12 कैमरा लगाए गए हैं इस तरह से, जो हर खिलाड़ी को ट्रैक कर रहा है, हर मूवमेंट को ट्रैक कर रहा है। और बॉल का सेंसर और ये कैमराज आपस में इंटरकनेक्टेड तरीके से काम कर रहे हैं।
तो जैसे ही इधर से इसने बॉल पास की, उस टाइम में कैमरा सारे खिलाड़ियों को ट्रैक कर रहा होगा। उसी मोमेंट ये पता कर लेगा कि हर एक खिलाड़ी थे कहाँ, और जैसे ही बॉल पास किया वो पता कर लेगा कि जो ये खिलाड़ी था जिसके पास ये बॉल गई है वो लास्ट डिफेंडर से आगे खड़ा था या पीछे। तो बेसिकली बॉल के अंदर सेंसर लगा दिए गए और सारे ग्राउंड के अलोंग कैमरास लगा दिए गए और दोनों को एक दूसरे के साथ इंटर रिलेट कर दिया गया, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अब ये दोनों सिस्टम हमें बता देगा जब जब ऑफसाइड होगा तो ये हमें बता देगा। अगर इसका हाथ पाँव कुछ भी बाहर निकला होगा तो ये सिस्टम हमें बता देगा कि दिस वाज एन ऑफसाइड। सो बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कभी भी सवाल आ जाए कि एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन रिसेंट टाइम, तो ये आप सेमी ऑटोमेटेड ऑफसाइड टेक्नोलॉजी को मेंशन कर सकते हैं। देखिए इस तरह के सवाल यूपीएससी ने ऑलरेडी मेंस में पहले पूछे हुए हैं। इस तरह की एक और कंट्रोवर्सी या चीज़ हुई थी 2013 के टाइम में। आपको पता होगा कि क्रिकेट मैच में ऐसा स्नीकोमीटर लगा रहता है। स्नीकोमीटर में कैसा होता है कि बैट से अगर थोड़ा सा भी ऐसे निक लगा तो हॉट स्पॉट से आइडेंटिफाई कर लिया जाता है कि निक लगा है कि नहीं लगा है। तो हॉट स्पॉट कैमराज बेसिकली क्या करते हैं, ये बैट्समैन के दोनों ही साइड में हॉट स्पॉट कैमराज लगे रहते हैं, और जैसे ही बॉल बैट्समैन के बैट को टच करके निकलेगी थोड़ा सा भी, तो वो फ्रिक्शन के कारण थोड़ा तो हीट जनरेट होगा, और उस हीट को ये इंफ्रारेड कैमराज दोनों साइड में लगे रहते हैं जो उसको रीड कर लेते हैं। तो इस तरीके से हॉटस्पॉट वाला कैमरा काम करता है। तो हॉटस्पॉट वाला कैमरा को लेकर के काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी क्रिकेट के अंदर 2013 में। हुआ क्या कि केविन पीटरसन या बाकी और भी जो बैट्समैन थे वो अपने बैट के अराउंड सिलिकॉन टेप लगा करके आते थे। उससे होता क्या था कि अगर थोड़ा बहुत निक लगता था तो हीट नहीं जनरेट हो पाता था, राइट, क्योंकि फ्रिक्शन उतना हो नहीं पाया सिलिकॉन टेप लगाने के कारण। निक लगता था तो हीट नहीं जनरेट होता, तो जब हीट नहीं जनरेट होता तो हॉटस्पॉट कैमराज उसको रीड नहीं कर पाते थे। सो ये चीज़ के कारण काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, और यूपीएससी ने मेंस में सवाल पूछ लिया कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अंपायर डिसीजन रिव्यू सिस्टम इन क्रिकेट, एक्सप्लेन हाउ सिलिकॉन टेप ऑन द एज ऑफ अ बैट में फूल द सिस्टम। ये मेंस में पूछा। पिछले साल यूपीएससी ने प्रीलिम्स में, आपको याद होगा, पूछा था आईसीसी जो टेस्ट चैंपियनशिप हुआ था उससे रिलेटेड सवाल पूछा था कि कैसे टीमें फाइनल के लिए क्वालिफाई करती हैं टेस्ट चैंपियनशिप में। तो सवाल क्रिकेट से या फुटबॉल से रिलेटेड आ सकते हैं, लेकिन हाँ वो इस तरह के नहीं आते हैं कि ये वाला लॉन टेनिस खिताब कौन जीता, इस तरह के छोटे छोटे नहीं आते हैं। बस कुछ टेक्नोलॉजी रिलेटेड वगैरह सवाल आते रहते हैं मेंस में या प्रीलिम्स में। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये सेमी ऑटोमेटेड ऑफसाइड टेक्नोलॉजी एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट हॉर्नबिल फेस्टिवल। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल देखिए हर साल 1 से लेकर के 10 दिसंबर तक मनाया जाता है नागालैंड के अंदर। ये नागाज के हेरिटेज या ट्रेडिशन का काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्सा माना जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल। इट इज़ बीइंग सेलिब्रेटेड टू प्रमोट द रिचनेस ऑफ नागा हेरिटेज एंड ट्रेडिशन। हॉर्नबिल फेस्टिवल को मनाना शुरू किया गया था ऑन 1 दिसंबर 1963 बाय आवर फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर एस राधाकृष्णन। हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है इन ऑर्डर टू पे ट्रिब्यूट टू हॉर्नबिल बर्ड्स। लेकिन कुछ फैक्चुअल चीज़ें याद रखना। देखिए सबको याद रहता है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का है, तो ये सोच करके लोग नेचुरल गेस करते हैं कि हॉर्नबिल मस्ट बी द स्टेट बर्ड ऑफ नागालैंड, लेकिन ऐसा सही है नहीं। द स्टेट बर्ड ऑफ नागालैंड इज ब्लाइथ ट्रैगोपैन। याद रखिएगा, हॉर्नबिल इज नॉट द स्टेट बर्ड ऑफ नागालैंड। स्टेट बर्ड ऑफ नागालैंड इज ब्लाइथ ट्रैगोपैन, जबकि ये जो हॉर्नबिल बर्ड है इट इज़ बेसिकली स्टेट बर्ड ऑफ केरला एंड अरुणाचल प्रदेश बट नॉट ऑफ नागालैंड। अगर हॉर्नबिल बर्ड के बारे में बात की जाए तो इट इज़ कैटेगराइज्ड एज नियर थ्रेटेंड इन IUCN रेड डेटा बुक, मतलब इसके पॉपुलेशन पे कोई बहुत ज़्यादा रिस्क है नहीं। इट इज़ फाउंड इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट एज वेल एज साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट सैटेलाइट सिटी इन जागी रोड मिल लैंड। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 5 असम इश्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले समझिए सैटेलाइट सिटी होता क्या है। तो देखिए किसी भी बड़े शहर के आसपास अगर छोटे छोटे कुछ शहर डेवलप कर दिए जाए ताकि वो बड़े शहर का जो पॉपुलेशन प्रेशर है उसको कुछ हद तक कंट्रोल करे, तो
ऐसे टाउन्स को कहा जाएगा या सिटीज़ को कहा जाएगा सैटेलाइट टाउन्स या सैटेलाइट सिटीज़। तो सैटेलाइट टाउन या सैटेलाइट सिटीज अ कॉन्सेप्ट इन अर्बन प्लानिंग वेयर independent cities are developed around the large cities in order to somehow shade the population pressure from the large city. For example, Ghaziabad, Noida, Faridabad, Gurgaon, they can be considered as satellite towns or satellite cities of Delhi, New Delhi. वहाँ पे बढ़ते हुए जनसंख्या का कुछ हद तक प्रेशर इन्होंने कम किया है, इन सिटीज़ को डेवलप किया गया और फिर कनेक्टिविटी डेवलप कर दी गई है मेट्रोज़ की मदद से। करंट न्यूज़ ये है, देखिए गुवाहाटी के अंदर भी पॉपुलेशन प्रेशर बढ़ता जा रहा है, कंजेशन का प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है, ये तो आप सब जान ही रहे हैं। तो अब असम सरकार ने प्रपोज किया है कि नगांव पेपर मिल वाला जो एरिया है जागी रोड के पास, उसको एक सैटेलाइट टाउन की तरह डेवलप किया जाए फॉर गुवाहाटी सिटी। और इसके लिए एक रिपोर्ट भारत सरकार के पास सबमिट की है असम सरकार ने। ये जो जागी रोड वाला जो पेपर मिल है ये तो बंद हो गया, आपको पता है लॉस के कारण, नगांव पेपर मिल ऑफ हिंदुस्तान पेपर कॉरपोरेशन। इसका एरिया लगभग 573.95 एकड़ है। ये क्लोज हो गया बिकॉज ऑफ ह्यूज लॉसेस। फिर आसाम सरकार ने इसके सारे एसेट्स खरीद लिए एट ₹375 करोड़। जो वर्कर्स यहाँ काम कर रहे थे उनको रिलीफ पैकेज दे दिया गया है। अब ये जो लगभग 570 एकड़ की एरिया है, यहाँ पे एक सैटेलाइट टाउन बनाने की बात चल रही है। वो सैटेलाइट टाउन जो गुवाहाटी शहर के प्रेशर को, पॉपुलेशन प्रेशर को कुछ हद तक कम कर पाए। अब सीधा सीधा तो इससे सवाल आएगा नहीं, लेकिन अर्बन प्लानिंग या कंजेशन इन प्रॉब्लम इन गुवाहाटी, इन सब पे कभी भी सवाल आ जाए तो आप ये सजेशन के तौर पे लिख सकते हैं कि सैटेलाइट सिटी टाउन इन नियर बाई एरियाज लाइक जागी रोड पेपर मिल लैंड कुड बी डेवलप्ड इन ऑर्डर टू रिड्यूस द प्रेशर, पॉपुलेशन प्रेशर ऑन Guwahati city. The next article is about Pragyan Bharati scheme. This topic is important from prelims exam point of view. Pragyan Bharati scheme है क्या, वो जरा समझते हैं। इट्स ए कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम फॉर स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स। इसमें अलग अलग तरह के बेनिफिट दिए जाते हैं। एक बड़ा सा स्कीम है जिसमें अलग अलग चीज़ें की जाती हैं। एडमिशन फ़ी वेवर, फ्री टेक्स्ट बुक, यूनिफॉर्म इन द गवर्नमेंट स्कूल, टेक्स्ट बुक असिस्टेंस फॉर अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, वन टाइम एजुकेशन लोन सब्सिडी, फीमेल स्टूडेंट्स को स्कूटर दिया जाता है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में अभी हाल फिलहाल में प्रज्ञान भारती स्कीम के अंतर्गत, ओवरऑल स्कीम का नाम है प्रज्ञान भारती, लेकिन उसके अंतर्गत डॉक्टर बनी कांता ककाती मेरिट अवार्ड दिया गया है। उसके अंतर्गत गर्ल स्टूडेंट्स को स्कूटी बांटा गया है, लगभग 35,000 गर्ल स्टूडेंट्स को स्कूटी बांटा गया है। तो इसमें कुछ नियम ऐसे हैं कि बेनिफिशरीज कैन नॉट सेल देयर स्कूटी फॉर नेक्स्ट 3 years एंड ऑन स्पेशल रिक्वेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटी में ऑल्सो बी गिवन। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। रेडियो गैलेक्सीज that emits more light at radio wavelengths as compared to visible, that is right. They are driven by non-thermal emissions, that is also true. Gurujan is related to Srimad Shankar Dev. That's all from our side for today. Thanks for watching.